हेलो बहादुर, कैसे हैं आप लोग। क्या आप भी 10th पास कर चुके हैं और 11th 12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हैं? तो आज हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th का पूरा सिलेबस आपके सामने। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पूरा सिलेबस। पूरे सिलेबस को हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप क्लास 11th में आ गए हैं तो कंफ्यूजन बना हुआ है आपके अंदर कि आखिर भाई क्लास 11th में आ गए हैं तो मैथमेटिक्स में पढ़ाई क्या करनी है हमको। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के फुली सिलेबस के बारे में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर्स हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 12th का चैप्टर्स जो भी हैं उनसे कनेक्टेड है। सारी चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस बनाया गया है पूरे एनसीईआरटी को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। एनसीईआरटी ये काफी पॉपुलर बुक है और सारे बोर्ड्स में ये मतलब फॉलो किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे द्वारा आप लोग समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले किताब का इंटरफेस देख लीजिए। आपका बुक अगर जो है वो किस टाइप का होने वाला है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आप हैं इंग्लिश मीडियम के, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम में बुक जो है दोनों का इंटरफेस सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम, हूबहू सेम टू सेम। बस दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, अगर आप हिंदी मीडियम में से हैं तो इसमें लिखेगा गणित, है ना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पे लिखेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बुक जो है आप देख सकते हैं, अगर दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले भैया के पास जाकर के बोलना है कि मेरे को क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक दे दीजिए, और बुक का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये बचवा जो है बड़ा मन लगा के पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, है ना, खूब नीमन एकदम बढ़िया से। क्योंकि जानते हैं क्लास 11th में आप आते हैं 10th के बाद एक अलग जुनून होता है, एक अलग रिजल्ट आपके पास होता है। जिस तरीके से एकदम आप 10th में फोड़ के आए हैं ना जी, मन करता है कि अब 11th में तो गर्दा उखाड़िए देंगे। तो उसी जज्बा के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपका बुक होने वाला है। अगर आप बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्ले स्टोर पे अगर सर्च करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। समझ में आ रही है बात? अभी तक हम बात कर रहे थे बुक का इंटरफेस क्या होने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, और वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वेलकम टू यू मैथ्स बाय केसरी सर। मैं हूं केसरी सर और डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा अपना जो है इस तरीके से स्टार्ट होता है, अपने सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक मोटिवेशन कोटेशन लिखा हुआ है बहादुर, एक मोटिवेशन कोटेशन लिखा हुआ है क्लास 11th के लिए। मंजिलें भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ, एकदम जुनून बना के रखना है। जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है क्लास 11th की, उसी तरीके से 12th में उससे बेस्ट होने वाला है, बेस्टम बेस्ट होने वाला है। एकदम गर्दा मचा देना है। किस जो मतलब किस जुनून के साथ? तो आप कह रहे हैं कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। ये प्यारा सा मोटिवेशन आप सबके बीच, है ना। इस तरीके से अपने हम लोग सिलेबस पर अब बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक जो है, जिसका इंटरफेस आपने पिछले स्लाइड में देखा था। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में कि भाई अब हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आखिर चैप्टर्स के अंदर होने क्या वाला है ना। तो ये सारी चीजों से मैं बात करता हूँ। इन सबसे पहले मैं रूबरू करा दूं आप लोगों को कि जो भी 10th क्लास में आप सीखे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब क्लास 11th में जो है ना बहुत सारी चीजें एडवांस होने वाली है, बहुत सारी चीज आपके बीच नया मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पीसीएम को लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो आपका माइंड जो इतनी मुट्ठी है ना, इतनी सा,
ये इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर बढ़िया से एकदम 2 साल मस्त एकदम पढ़ाई कर दिए तो एकदम आपका जो है सक्सेस पक्का हो जाएगा भाई, एकदम मन लगा करके पढ़ाई कर दिए तो। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट का जो नाम है, बहुत प्यारा पार्ट है जिसका नाम है समुच्चय। इंग्लिश में इसको हम लोग सेट्स बोलते हैं, सेट्स। अगर इसका नाम बात करें तो एस नहीं होता है, ओनली सेट होता है। लेकिन यहाँ पे एस क्यों लगा है? बिकॉज समुच्चय के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चय के प्रकार। तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, इसलिए इसके नाम में जो है एस लगा हुआ है। ठीक है, ये समुच्चय में क्या पढ़ना होता है भाई? तो समुच्चय एक प्रकार का कलेक्शन होता है वस्तुओं का, है ना, वस्तुओं का, अवयवों का और सदस्यों का। ये एक प्रकार का संग्रह है, कलेक्शन है। और सभी संग्रह जो होते हैं समुच्चय नहीं होते हैं, लेकिन जो समुच्चय होते हैं वो क्या होते हैं? संग्रह होते हैं। मतलब एवरी कलेक्शन नॉट इज द सेट बट एवरी सेट इज द कलेक्शन। कुल मिलाकर के चैप्टर्स के अंदर बहुत मजा आने वाला है। मानव जीवन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका अहम योगदान रहता है। बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत अच्छे खासे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में भी बहुत अच्छा सा सवाल आता है इससे, है ना। अगर बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस इतना है बहादुर ना, इतना इंपॉर्टेंस है कि ये समुच्चय अगर आपको समझ में अगर नहीं आता है ना जी, तो आप संबंध एवं फलन चैप्टर 2 नहीं समझ पाइएगा। समुच्चय अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो आपको संबंध समझ में नहीं आएगा, मतलब रिलेशन, संबंध रिलेशन जो है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो संबंध को समझने के लिए इस चैप्टर 2 का नाम देख रहे हैं संबंध एवं फलन, इसको समझने के लिए आपको समुच्चय आना ही चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं कि 2 पढ़ रहे हैं। अगर 2 पढ़ेंगे ना तो उसमें भी समुच्चय की बातें होंगी, इतना कंफर्म आप एकदम माइंडसेट बना लीजिए। तो कुल मिला के समुच्चय पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ताकि चैप्टर 2 समझ में आए, और इसका पूरा योगदान जो है ना लास्ट तक आपको चैप्टर 1 का वैल्यू समझ में आ जाएगा कितना है। कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, ये भी बता दिए। देखिए, अगर आपको चैप्टर 1 समझ में आया तो संबंध एवं फलन समझ में आएगा। बहादुर, अगर संबंध नहीं समझ में आया ना आपको, संबंध अगर आप नहीं समझे, संबंध एवं फलन, तो संबंध अगर नहीं समझ में आएगा तो फलन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि संबंध ही फलन बनता है, एक संबंध ही फलन बनता है, एक रिलेशन ही फंक्शन बनता है ना। यदि वो 2 कंडीशन का पालन करे। जब आप सिलेबस जब आपका स्टार्ट होगा, जब आप पढ़िएगा तो सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। मतलब आप क्या सीखे अभी मेरी बातों से, लेक्चर से आपको क्या समझ में आया? यदि आपको समुच्चय समझ में आता है तभी आपको संबंध समझ में आएगा, यदि आपको संबंध समझ में आता है तभी आपको फलन समझ में आएगा। कुल मिला के फलन को समझने के लिए संबंध को समझना पड़ेगा, और संबंध को समझने के लिए समुच्चय को समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के समुच्चय काफी इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर देखते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और पूरा 100% क्लास 12 से कनेक्शन रखता है ये चैप्टर। पूरा कनेक्टेड है, पूरा एकदम प्योर 100%। सारे इसमें का कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट जो है क्लास 12 से मिलता है, क्लास 12 में यूज है, और कंपटीशन में तो कहना ही नहीं है। जब तक आप जीवन में मैथ पढ़िएगा ना जी, जब तक पढ़िएगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी मैथ पढ़िएगा जीवन में तो त्रिकोणमिति तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ट्रिगो काफी आपके जीवन में भी काम आने वाला है, एग्जाम्स में भी काम आने वाला है, हर जगह हर सिचुएशन पे। अगर आप बाइक चला रहे हैं ना तब भी आपका एंगल कुछ बनेगा, अगर आप चल रहे हैं तब भी। तो इसमें पढ़ना क्या होता है? एंगल और साइड पढ़ना होता है। तो ट्रिगो होता क्या है? भुजाओं और कोण के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, एक स्पेशल ट्रायंगल के अंदर, मतलब समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, यही ना होता है, और कुछ बात थोड़ी होती है, बस यही सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ट्रिगो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th का ट्रिगो पढ़ लेते हैं, अगर आप 11th क्लास का ट्रिगो पढ़ लेते हैं तो जीवन में कभी आपको ट्रिगो नहीं पढ़ना है। मतलब 11th क्लास में ट्रिगो, आप कहिएगा सर हम तो 10th में पढ़वे किए थे फिर 11th में दे दिया, तो बहादुर आप भूलिए मत। अगर आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 पता होगा तो त्रिकोणमिति का परिचय था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, न कि त्रिकोणमिति, बस त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय का मतलब जानबे करते हैं, फलाना का नाम क्या है, चिलाना का नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, बस उतना जानकारी होता है। उसके बारे में अगर डिटेल में समझना है तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, मतलब काफी समय आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो त्रिकोणमितीय फलन के साथ काफी समय स्पेंड करेंगे हम लोग क्लास 11th में। लगभग ये 2 महीने में आपका चैप्टर को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
नए एनसीईआरटी के पैटर्न से 4 पार्ट कुछ और था, लेकिन अब जो है 4 पार्ट कुछ और कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर के पहले कुछ ज्यादा यहाँ पे चैप्टर्स होते थे, न्यू एनसीईआरटी में थोड़े सिलेबस को कम कर दिया गया है। मतलब पहले 4 पार्ट का नाम था गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब पीएमआई, लेकिन अब जो है आपका सम्मिश्र संख्या आ चुका है। सम्मिश्र संख्या, ये इसमें एक मैथमेटिक्स की अलग दुनिया के बारे में पता चलता है कि अरे मैथ में तो एक अलग दुनिया भी होता है। वो कौन सी दुनिया है? अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं 10th क्लास में, वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। यदि आप सम संख्या पढ़े हैं, विषम संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो भी संख्याएं पढ़े हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋण संख्या, जो भी संख्याएं पढ़े हैं आप सब, वो सभी जो है वास्तविक संख्या के फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो सब वास्तविक संख्या के परिवार से आता है। लेकिन जब आप क्लास 11th में आएंगे ना, तो आपको एक नए दुनिया से भेंट होगी। मैथमेटिक्स का एक नया चीज मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, और ये सारी चीजें जो हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, यानी सम्मिश्र संख्या में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे इसी चैप्टर के बाद इधर लगा हुआ है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप तो कहिएगा सर ये तो 10वां के 4 पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हेजवा कहाँ दिया है 11th क्लास में? हम तो 10th में बड़ा बढ़िया से एकदम फोड़ देते थे, है कि नहीं? तो बहादुर, आप एक बात याद रखिएगा कि जब आप क्लास 10th में थे ना जी, तो वहां पे अगर द्विघात समीकरण का सूत्र पूछा जाता था तो बताते थे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यही ना फॉर्मूला बताते थे, यही ना फॉर्मूला आप लोग बताते थे? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल यही फॉर्मूला बताते थे। लेकिन इसमें डी जो था ना, डिस्क्राइमिनेंट, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, विवेचक है ना, उसमें अगर डी का मान 0 से कम आता था, मतलब ऋणात्मक आता था, तो उसे हम लोग लिख देते थे कि इसके मूल का मतलब इसके मूल अवास्तविक होंगे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्लास 10th में आप ये करते थे, लेकिन क्लास 11th में इसका भी सोल्यूशन है। कुल मिलाकर के अगर डी का मान, अगर यहाँ पे डी का मान न जी अगर निगेटिव आता है, निगेटिव, तब भी आपको हल करना है। आप क्लास 11th में ये पढ़ना है आपको। अगर डी का मान माइनस आता है तो आप भी हल कर सकते हैं। 11th और 10th क्लास में क्या था, वहीं पे गाड़ी रुक जाती थी, मतलब हल नहीं करना था। तो कुल मिला के 10th क्लास से थोड़ा एडवांस तो मिलेगा ही बिल्कुल, है ना। जो चीजें हम 10th क्लास में नहीं जानते थे उसको हम लोग अब 11th में जानेंगे, है ना। जैसे एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको पहले कलम पकड़ाने सिखाया जाता है, और वो कलम पकड़ लेता है ना जी, तो कलमिया पकड़ लेता है तो जानता है कि हम बहुत पढ़ने वाले हो गए, हम बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ जान गए। लेकिन क्या असल में वो जान पाता है? नहीं। जैसे ही कलम पकड़ने सीख जाता है तो उसको हम लोग सिखाते हैं ए बनाना, ए बी सी, इस तरीके से। जब वो ABCD सीख जाता है ना, तो वो जानता है अरे हम तो अंग्रेजी बहुत जान गए, हम तो अंग्रेजी बहुत जान गए। फिर उसको जीवन में पता चलता है अरे A E I O U ये वोवेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, है कि नहीं। फिर उसको वर्ड मीनिंग याद करने पड़ते हैं, फिर इसके बाद सेंटेंसेज बनाने होते हैं, है कि नहीं। फिर पोएट्री, प्रोज, स्टोरी, पता नहीं क्या क्या, है कि नहीं। अलग अलग इंग्लिश के सेक्शन हैं, ग्रामर है, लिटरेचर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो विस्तार होते जाती हैं चीजों का, है ना। तो उसी तरीके से आपको 10th क्लास में वहां पे एक तरह से बुड़बक बनाया गया था कि बस इसको हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 11th में आएंगे तो इसको हल किया जा सकता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो चीजों के बारे में ज्यादा आपको जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लास 11th में पढ़ना है। अगर आगे बात करें रैखिक असमीका, ये पूरे तरीके से नए चैप्टर है। ये मतलब आपके जीवन में क्लास 10th तक आप नहीं पढ़े हैं। रैखिक असमीका क्या होता है? लीनियर इनइक्वालिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ है, ये जो है ना ये ग्राफ। और इससे पता है जो चैप्टर नंबर 5 है ना, 11th क्लास का चैप्टर 5 रैखिक असमीका, ये आपका 12th में ग्राफ बन जाता है। और ये क्लास 12th में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इसमें जो करते थे उसमें थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, तो 12th क्लास में आपको 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम 7 नंबर आपके मुट्ठी में ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे आके, और 7 नंबर आपका हो जाएगा, है ना। मतलब 100 नंबर की तैयारी करिएगा 12th में अगर मैथ का ना, तो 7 नंबर ही हटा दीजिएगा, रैखिक असमीका पढ़िएगा तो क्लास 11th में कहिएगा हाँ हमारा ग्राफ का तैयारी हो गया है कि नहीं। इस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्रमचय और संचय, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्रमचय और संचय एक प्रकार का सजावट होता है ना। ये अंकों का सजावट होता है, बड़ा मजा आता है बनाने में। इसमें आपको जानने को पता है क्या मिलेगा? इसमें आपको जानने को ये मिलेगा कि हमारा मोबाइल नंबर वाई क्या है नहीं दूसरा का हो जाता है, क्या है हमारे है,
ये मोबाइल नंबर क्यों मेरा ही है, अगर इसका एक अंक कहीं से बदल देते हैं तो को मोबाइल नंबर बन जाएगा, बड़ा मजा आता है बनाने में। मेरा एटीएम पिन 6 अंक का है, अगर इसको उलट पलट के बनाएंगे तो को अंक का बनेगा एटीएम पिन। अगर 10 अंक का मोबाइल नंबर है तो दुनिया में उसका भी तो एक लिमिट होगा ना जी, कि 10 नंबर का कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, बड़ा मजा आता है बनाने में। ये चैप्टर है ना, एक प्रकार का सजावट है, कॉम्बिनेशन है, अंकों से हम लोग खेलते हैं क्रमचय और संचय में, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ये जो है कंपटीशन में इससे बहुत अच्छे सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है बनाने में, और ये पूरा अलजेब्रा है, बहुत मजा आता है, ठीक है। अनुक्रम एंड श्रेणी, जो आप एपी छोड़े थे ना जी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10वीं क्लास में पढ़ के जहाँ छोड़े थे, उसके बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जो है आपको पढ़ना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से थोड़ा एडवांस अनुक्रम श्रेणी, ठीक। ये भी एक प्रकार का सीरीज है, इसको इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज बोला जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से पहले पेज पे हमने 8 चैप्टर को देखा, और जो है इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI 9 पार्ट स्टार्ट होता है, सरल देखाएं, जिसको हम लोग स्टेट लाइंस बोलते हैं। और ये जो है ना आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, स्टेट लाइन से हर जगह सवाल बनता है, और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ये तो बच्चों के लिए मतलब कहना नहीं है, मैथमेटिक्स में जो बहुत ज्यादा महारत हासिल किए हैं और बहुत ज्यादा बेसिक उनका सही है कोऑर्डिनेट का, मतलब क्लास 10th में अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ना जी, निर्देशांक ज्यामिति, तो ये चैप्टर एकदम फ्रेश आपको समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। और ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टेट लाइन का, अगर आप क्लास एक दिन में मिस कर दीजिए, अगर चल रहा है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, अगर बीच में क्लास आपका मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे जो है आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ऐसे पार हो जाएगा, समझ में आया, बिना छुए हुए, बाल को भी नहीं छुएगा, दिमाग तो बड़ी दूर का बात है। तो स्टेट लाइन बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, और ये जो है ना ये क्लास 12 से भी कनेक्शन रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद भी काफी इंपॉर्टेंट, कोनिक सेक्शन देख सकते हैं। शंकु परिच्छेद नाम से ही पता चल रहा है, शंकु वगैरह के बारे में चीजों को पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक चीजें हैं, बड़ी मजा आता है इसको पढ़ने में, इतना इंटरेस्ट आएगा ना। त्रिविमीय ज्यामिति क्या होता है, जैसे आप क्या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो हमारे तल जो है ना वो 4 भागों में विभक्त होते हैं, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है ना। मतलब हम क्या समझे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे तल जो है ना प्लेन, वो 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। उसी प्रकार से त्रिविमीय ज्यामिति में क्या होता है, त्रिविमीय ज्यामिति में ना हमारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष 3 अक्ष होते हैं, 3 अक्ष, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट एब्रिविएशन है इसका 3D है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 3D, ठीक है। 3D कोई बोलता है त्रिविमीय ज्यामिति, आप इसको 3D भी बोल सकते हो कि हम 3D पढ़ रहे हैं, ठीक। मतलब जिस गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। बहुत मजा आता है, मतलब जो चीजें हमारे तल में रहती है ना अब उठ के अंतरिक्ष में आ जाएंगी। अंतरिक्ष में हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई बिंदु यहाँ उपस्थित है, कोई बिंदु यहाँ उपस्थित है, अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो हवा में जो होती है बिंदुएं होती हैं हमारी, ठीक है, सारी चीजें हवा में होती है, 3D होती हैं, ठीक। आगे देख सकते हैं सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये जो है कैलकुलस है, कैलकुलस पूरा, मतलब जो है आपका सेकेंड ईयर में पूरा कैलकुलस भरा हुआ है, पूरा का पूरा कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस जो नई नई चीजें आजकल साइंस डेवलप कर रहा है, जैसे नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, नए नए मॉडल का घर तैयार हो रहा है ना, नए नए कारें लॉन्च हो रही हैं, नई नई बाइकें आ रही हैं, है ना, जो भी डिजाइन आ रही हैं खिलौने का, या फिर आप देखते होंगे जो भी चीजें हैं, हवाई जहाज का, बुलेट ट्रेन अभी चल रही है, वंदे भारत चल रही है, मतलब जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं ना, जो भी यूनिक चीजें आपको लग रही है, ये सारा कैलकुलस का देन है। कैलकुलस मैथ में एक होता है ब्रांच कलन शास्त्र, उसमें ये उसका सबसे बेसिक पार्ट है सीमा और अवकलज, मतलब लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसका जो है पूरा जो है प्रैक्टिकली जो आप समझेंगे वो जाके इंजीनियरिंग अगर आप बीटेक वगैरह करेंगे
तो बहुत बढ़िया से इसको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब बाकी 12th क्लास में बहुत ज्यादा पूरा 12th में जो है कैलकुलस ही भरा है, और 90 नंबर का सेकेंड ईयर में 90 नंबर का जो है ना बहादुर, ये कैलकुलस ब्रांच से सवाल आते हैं, आप लोग इतना समझिएगा। ठीक, तो इसीलिए इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा जोन है कैलकुलस, द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, कैलकुलस को ही बोलेंगे हम लोग। इसके बाद सांख्यिकी आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, उससे थोड़ा एडवांस हो जाता है, और बस एकदम उसी तरीके से माध्यक बहुलक थोड़ा एडवांस लेवल में सीखने को मिलता है। थोड़ी जो है चीजों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, जो 10th क्लास में बेसिक था चीजें, है ना, उसको थोड़ा एडवांस यहाँ पे बनाया गया है सांख्यिकी में। और ये सांख्यिकी का कोई कनेक्शन सेकेंड ईयर से नहीं रहता है, कोई भी कनेक्शन नहीं। और आपको बता दें, आप 7 और 8 क्लास से ही प्रायिकता पढ़ते आ रहे हैं, और प्रायिकता आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब आप देख रहे होंगे 8 क्लास का भी अंतिम पाठ जो है प्रायिकता ही है, 9th का भी अंतिम पाठ प्रायिकता ही है, 10th में भी आप प्रायिकता पढ़े हैं ना जी, एकदम पढ़े हैं, सवाल भी बनाए होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। और 11th क्लास में यहाँ पे 14 पाठ जो है प्रायिकता ही आ गया, प्रोबेबिलिटी, तो आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जो 10th में आप सीखे थे लाल गेंद, हरा गेंद और पीला गेंद, गेंदों की संख्या, तो लाल गेंद की प्रायिकता, तो वही चीज है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो प्रायिकता है ना, ये पूरा प्रायिकता समूचे पे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समूचे आपको समझ में आया नहीं ना है, तो समझिए कि प्रायिकता में एकदम दिक्कत होगा ही होगा। मतलब एक पार्ट का कनेक्शन अंतिम पार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन अंतिम पार्ट से है। मतलब आप अगर एक पार्ट बढ़िया समझ गए हैं, तो प्रायिकता एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमने मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को आपके बीच रखा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th में अब जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ना जी, 14 को चैप्टर था। 14 चैप्टर में कौन सा चैप्टर किस ब्रांच में आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से ब्रांच में आता है, मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच में आता है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो ये मैथमेटिक्स के कौन से ब्रांच में आता है। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फंक्शन ब्रांच के अंतर्गत ना, फंक्शन ब्रांच के अंतर्गत जो आता है चैप्टर 1, 2 और 3। मतलब आप समूचे पढ़ रहे हैं, या संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं, या फिर त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, आप क्या बोलिएगा, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब फलन पढ़ रहे हैं। फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन को हम लोग बोलेंगे फलन, मतलब फलन ब्रांच के अंतर्गत ये तीनों चैप्टर्स आते हैं। अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, 4 से लेके 8 तक के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, या आप 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, 6, 7, 8 कोई भी चैप्टर पढ़िए, तो आप बोलिएगा हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा। ये सारे चैप्टर्स एलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप अगर 9, 10 और 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी चैप्टर आपके क्लास में चल रहा है, तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, जियोमेट्री, है ना, मतलब ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12, तो ये कैलकुलस के अंतर्गत आता है, कलन शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगर आप 13 पार्ट पढ़ रहे हैं सांख्यिकी बहादुर, तो ये डाटा हेडिंग के अंतर्गत आता है, डाटा हैंडिंग, है ना, इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आप 14 पार्ट पढ़ रहे हैं, पाठ प्रायिकता, तो ये प्रायिकता अपने आप में एक ब्रांच है, उसके अंतर्गत आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं वो किन किन ब्रांचों से हमारे आते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से हमने पूरे सिलेबस को समझ लिया कि हमारे सिलेबस में कितने पार्ट है, कौन पार्ट का कनेक्शन 12th में है, कौन से पार्ट का कनेक्शन हमारे कंपटीशन से है, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना, और कौन सा पार्ट किस ब्रांच के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक आप लोगों को थैंक यू।